शहर के किनारे पुराने राजाओं की एक जिद्दी हवेली थी जो सालों से बैंड और बेजान खाड़ी थी। लोग यूं सिर्फ एक खनहर समझते थे, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन टीम ने वहां ग्राउंड स्कैनिंग शुरू की तो सेंसर्स ने एक अजीब मेटालिक अनोमली डिटेक्ट की। इस रिपोर्ट ने तुरंत हुकूमत को अलर्ट कर दिया। एरिया को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी वंस लग गई। मीडिया को भी कुछ ही घंटों में खबर मिल गई। एक्सकवेशन के दौरान जब जमीन हटाई गई तो एक बड़ा कैप्सूल सामने आया। उसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ थी, न कोई जॉइंट, न कोई दरार, न कोई वेल्ड लाइन। मटेरियल साइंटिस्ट्स ने पहली नजर में ही कहा कि यह अननोन अलॉय है। इस पर मौसम और वक्त का कोई असर नहीं दिख रहा था। हवेली के आसपास भीड़ जमा होने लगी। सबके चेहरों पर हैरानी और बेचैनी थी। हुकूमत ने बिना देर किए कैप्सूल को अपनी कस्टडी में ले लिया। हवेली को पूरी तरह सील कर दिया गया। कैप्सूल को स्पेशल कन्वॉय के जरिए सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी भेजा गया। वहां एक हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम तैयार किया गया। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने शिफ्ट्स में काम शुरू किया। अल्ट्रासोनिक स्कैन और प्रेशर मैपिंग के जरिए एनालिसिस हुआ, लेकिन हर टेस्ट के बाद रिजल्ट वही रहा, फेलियर। कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स पर डेटा चल रहा था। थर्मल सेंसर्स ने सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल बताया। इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा था। इंजीनियर्स ने कहा कि यह कैप्सूल मैकेनिकल लॉजिक फॉलो नहीं करता। हुकूमत ने डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स की एक और टीम बुलाई। उन्होंने भी कई दिन तक रिसर्च की, लेकिन कोई ओपनिंग मैकेनिज्म समझ में नहीं आया। कैप्सूल खामोश ही रहा। जब डोमेस्टिक एक्सपर्टीज भी फेल हो गई तो हुकूमत ने इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट्स को बुलाने का फैसला किया। अमेरिकन और यूरोपियन टीम्स सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी पहुंची। उनके साथ एडवांस्ड स्कैनर्स और पोर्टेबल सिस्टम्स थे। लाइव मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने डेटा एक्सप्लेन किया और आखिर में कहा कि कैप्सूल के खुलने का कोई नोन मेथड नहीं। ये बात सुनकर लोगों के बीच सन्नाटा छा गया। इस अनाउंसमेंट के बाद कैप्सूल सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं रहा, वो पूरे मुल्क और दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन चुका था। मीडिया ने उसे साइलेंट कैप्सूल का नाम दे दिया। हर चैनल पर वही विजुअल्स चल रहे थे। कंट्रोल रूम में प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हुकूमत पर सवाल उठने लगे और कैप्सूल बीच में बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी के बाहर रोजाना भीड़ बढ़ने लगी। मीडिया वान्स की लाइन लग गई। हर चैनल साइलेंट कैप्सूल पर लाइव अपडेट्स दे रहा था। कंट्रोल रूम के अंदर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हुकूमत रोज रिव्यू मीटिंग्स कर रही थी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और टाइट कर दिए गए। हर एंट्री और एग्जिट मॉनिटर हो रही थी। कैप्सूल बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे यूज किसी चीज की जल्दी ही ना हो। इसी फैसिलिटी के एक कोने में अक्सर एक पतला सा बच्चा खड़ा होता था। उसका नाम कालू था। वो सफाई स्टाफ के साथ आता था। किसी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स कम और कैप्सूल की सरफेस ज्यादा देखता था। उसकी नजर नंबर्स पर नहीं बल्कि उन पैटर्न्स पर रहती थी जो उसे कुछ पहचाने हुए लगते थे। कलू को याद आता था वही पुरानी हवेली जहां बचपन में वो घंटों दीवारों को देखता रहता था। उन दीवारों पर बने जियोमेट्रिक सिंबल्स, वही अलाइनमेंट और वही स्पेसिंग जो अब कैप्सूल पर भी मौजूद थी। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, बस चुपचाप ऑब्जर्व करता रहा, जैसे दिमाग किसी तस्वीर को धीरे धीरे जोड़ रहा हो। एक दिन कंट्रोल रूम में लाइव मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी। एक ग्लोबल एक्सपर्ट ने स्क्रीन्स पर डेटा दिखाया और कहा कि कैप्सूल का कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक ओपनिंग सिस्टम नहीं। यह सुनकर रूम में सन्नाटा छा गया। इसी खामोशी में कलू के मुंह से धीरे से निकला, ये खुल सकता है। कुछ लोग हंस पड़े। सिक्योरिटी ने उसे तुरंत पीछे हटाने का इशारा किया। कलू को कमजोर और नासमझ समझा गया। उसके फाटे कपड़ों और चुप रहने की आदत पर तिप्पानी हुई। मीडिया का ध्यान भी उस पर नहीं गया। सिक्योरिटी यूज ले जाने ही वाली थी। तब एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ने कंट्रोल रूम के डेटा पर नजर डाली और कहा, ऑब्जर्वेशन भी डेटा होता है। उसने सिक्योरिटी को हाथ से रोका और कालू को आगे आने दिया। पूरा कंट्रोल रूम कालू को देख रहा था। कैमरास लाइव द प्रेशर अपने पीक पर था। कालू ने कोई टूल नहीं मांगा, न किसी इंजीनियर की मदद ली। वो सिर्फ कैप्सूल के पास खड़ा हुआ। उसकी सांस धीमी थी, लेकिन नजर बिल्कुल स्थिर, जैसे उसने फैसला पहले ही कर लिया हो। कलू ने कैप्सूल के दोनों तरफ देखा। उसने वही पॉइंट्स ढूंढे जो हवेली की दीवारों पर निशानों के बीच होते थे। ये जगह प्रेशर के लिए नहीं बल्कि अलाइनमेंट के लिए थी। उसने दोनों हाथ एक साथ रखे
कंट्रोल रूम के सेंसर्स ने माइक्रो वाइब्रेशन डिटेक्ट की। स्क्रीन्स पर मूवमेंट का सिग्नल आया और एक सॉफ्ट क्लिक सुनाई दिया। क्लिक के बाद कैप्सूल में हल्की सी मूवमेंट हुई। सिस्टम्स ने इंटरनल शिफ्ट रिकॉर्ड की। कैप्सूल धीरे धीरे स्प्लिट होने लगा। कंट्रोल रूम में कोई बोल नहीं रहा था। मीडिया कैमरास ब्लिंक कर रहे थे। ग्लोबल एक्सपर्ट्स चुपचाप खड़े थे। वो चीज जो मशीन नहीं समझ पाई, एक बच्चे के ऑब्जर्वेशन से रिएक्ट कर चुकी थी। कैप्सूल के अंदर ना सोना था, ना वेपन, ना कोई एडवांस्ड डिवाइस। अंदर पुराने दौर की हैंड रिटन बुक्स रखी थी। साइंटिफिक नोट्स, मेडिकल नॉलेज और सामाजिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे। पेजेस पर वक्त का बोझ था, लेकिन इल्म बिल्कुल जिंदा लग रहा था। सीनियर हिस्टोरियंस ने कहा, यह लॉस्ट नॉलेज है जो सदियों पहले दब गया था। एक्सपर्ट्स ने माना कि इन किताबों का असर सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बदल सकता है। मीडिया का रुख तुरंत बदल गया। कालू हेडलाइंस बन गया। कैमरा उसके चेहरे पर था। हुकूमत ने तुरंत अनाउंसमेंट किया, कालू की एजुकेशन स्टेट फंडेड होगी। उसके लिए स्कॉलरशिप और एकेडमिक मेंटरशिप अप्रूव हुई। कालू चुपचाप खड़ा रहा। ना उसने मुस्कान दिखाई, ना कोई दवा की। वो जानता था कि असली खजाना कैप्सूल के अंदर नहीं, बल्कि उन किताबों में है जो कभी किसी ने पढ़ने का मौका नहीं दिया। कंट्रोल रूम में खड़े लोग भी यह बात समझ चुके थे, मशीन सिर्फ टूल होती है, फैसला हमेशा इंसान करता है। कैप्सूल खुल चुका था, लेकिन जो चीज सच में खुली वो सोच थी, जो बरसों से बैंड थी। हर कोई एक बात समझ गया, जब टेक्नोलॉजी रुक जाती है तब ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ता है, और जब इंसान समझना सीख लेता है तब हर तला अपने आप खुल जाता है।